हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं बीए थर्ड ईयर का जो हमारा रनिंग पेपर चल रहा है विश्व का प्रादेशिक भूगोल। इस विश्व के प्रादेशिक भूगोल की जो हमने जानकारी प्राप्त की है, इस जानकारी के अनुसार यदि हम बात करना चाहें तो मुख्य रूप से हम बात करते हैं कि कल हमने जो इसके बारे में जानकारी प्राप्त की थी, यह जानकारी थी कि विश्व भूगोल में प्रादेशिक शब्द का समायोजन कैसे हुआ और प्रादेशिक शब्द का समायोजन करवाने के लिए किन किन भूगोलवेताओं ने अपना अहम योगदान दिया। इस योगदान के पीछे की जानकारी हम जो प्राप्त करना चाह रहे हैं, उस जानकारी की यदि हम बात करें तो वह जानकारी यह आती है जिनमें मुख्य रूप से जो अहम योगदान था वह स्ट्रैबो महोदय का था, यानी जो रोमन ज्योग्राफर हैं मुख्य रूप से हम बात करते हैं। उन्होंने यानी विश्व मंच पर सबसे पहले वह भूगोलवेता थे जिन्होंने भूगोल में प्रादेशिक शब्दावली का प्रयोग किया था। इसी के साथ साथ हमने कल की क्लास में जो जानकारी प्राप्त की थी उसी के साथ साथ स्ट्रैबो को आगे बढ़ाया, और स्ट्रैबो को आगे बढ़ाने के बाद में हमने क्लवेरियस महोदय और बर्नहार्ड वरेनियस महोदय के बारे में जानकारी प्राप्त की। आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए और खंड जो हमारा ए है, उस खंड ए में जो कल हम बात कर रहे थे यूरोप और एशिया, इन दोनों को मिला करके जो हमारा सेक्शन ए तैयार हुआ था, उस सेक्शन ए के मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। तो उस सेक्शन ए में जो हम सब यूनिट निकाल रहे हैं वह आता है एशिया। तो हम एशिया के बारे में जो सामान्य जो जानकारी प्राप्त करेंगे वह एशिया के बारे में सामान्य जानकारी है कि विश्व के संदर्भ में एशिया, यानी मैं आपसे जानकारी प्राप्त करूं तो मैं जानकारी प्राप्त कर रहा हूं विश्व के संदर्भ में, यानी विश्व के संदर्भ में एशिया महाद्वीप, यानी वर्ल्ड में मैं एशिया महाद्वीप की तुलना करूंगा आपसे कि एशिया महाद्वीप अपनी ऐसी कौन सी विशेषताएं रखता है। उन विशेषताओं के माध्यम से आज हम एशिया महाद्वीप को संसार में सबसे विशाल महाद्वीप का तमगा देते हैं, हम संबोधित करते हैं, इस नाम से जानते हैं। तो मुख्य रूप से हम बात करें आपसे कि एशिया महाद्वीप संसार के अन्य महाद्वीपों में एक अनुपम महाद्वीप है जो अपने भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर अपने महत्वपूर्ण जो जानकारी है, इस महत्वपूर्ण जानकारी को प्रदान करता है। यानी यह एशिया महाद्वीप विश्व में मानव की जन्म स्थली कहलाने वाला महाद्वीप है। यदि मैं इसके फैक्चुअल क्वेश्चन निकाल के लाऊं तो मैं ऐसे कहूं कि एशिया महाद्वीप मानव सभ्यता की, यानी एशिया महाद्वीप मानव सभ्यता की जन्म स्थली, मानव सभ्यता की जन्म स्थली कहलाता है। यानी ये तमगा जो एशिया महाद्वीप को मिला हुआ है कि एशिया महाद्वीप विश्व में मानव सभ्यता की जन्म स्थली के नाम से जाना जाता है। मुख्य रूप से हम बात करें कि यह विश्व का एशिया महाद्वीप मानव सभ्यता की जन्म स्थली है। इसी के साथ साथ मैं आपसे बात करूं कि एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे विशाल महाद्वीपों में विशाल महाद्वीप है, यानी विश्व का सबसे विशाल महाद्वीप है एशिया। क्योंकि यदि मैं जिस विशालता की आपसे बात करना चाह रहा हूँ, जिस विशालता की मैं बात करना चाह रहा हूँ, इस विशाल शब्द को जो मैंने इंडिकेट किया है, तो मैं विशालता की गणना दो आधार पर कर सकता हूँ। एक तो जो मेरे पास में क्राइटेरिया आया है, यह आया है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के आधार पर यदि मैं बात करूं
तो क्षेत्रफल के आधार पर एशिया महाद्वीप संसार में अपना प्रथम स्थान रखता है। पहला जो मेरे पास में क्राइटेरिया आया है, दूसरा मेरे पास में क्राइटेरिया आया है जनसंख्या, यानी मैं इन दो आधार पर मैं एशिया महाद्वीप को मैं एक विशाल महाद्वीप के नाम से संबोधित कर सकता हूँ, क्योंकि ये दो प्रमाण मेरे पास में उपलब्ध हैं। एक क्षेत्रफल का प्रमाण है तो दूसरा जनसंख्या का प्रमाण है। यदि मैं ये कहूँ कि संपूर्ण जो विश्व है, यदि मैं संपूर्ण विश्व के बारे में बात करूँ तो संपूर्ण विश्व का यदि क्षेत्रफल है, यदि मैं यहाँ पर एक स्पेशल इंडिकेट करके आपको बता रहा हूँ कि जो विश्व का जो क्षेत्रफल है, इस विश्व के यदि मैं आपसे क्षेत्रफल की बात करूं कि विश्व का क्षेत्रफल इस पटल पर क्या है, तो है अपने पास में 14,50,80,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल विश्व रखता है। अर्थात मैं विश्व से बात करूं तो मैं विश्व शब्दावली को यहाँ पर मैं स्पेशल रूप से इंडिकेट कर रहा हूँ। इसका मतलब मैं आपसे बात कर रहा हूँ किसकी, स्थलखंड की, यानी मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ लिथोस्फीयर की। किसकी बात कर रहा हूँ मैं आपसे बात कर रहा हूँ लिथोस्फीयर की, यानी मैं आपसे बात करूँ लिथोस्फीयर की। जो ये लिथोस्फीयर का भाग है, इस लिथोस्फीयर का, इस स्थलखंड का, इस स्तन मंडल का, यानी जो क्षेत्रफल है संपूर्ण विश्व के संदर्भ में 14,50,80,000 वर्ग किलोमीटर है। अब एक शब्द आया अपने पास में लिथोस्फीयर और स्तन मंडल। यदि मैं इसको संबोधित करूं तो मुख्य रूप से मेरे पास में दो तत्व सामने आ रहे हैं। एक मेरे पास में तत्व आ रहा है क्रस्ट का, और दूसरा मेरे पास में तथ्य आ रहा है मेरे पास में मेंटल का। मुख्य रूप से बात करूं, मैं इस क्रस्ट को भी दो भागों में बांट सकता हूं, एक अपर क्रस्ट, एक में बांट सकता हूं लोअर क्रस्ट। वैसे ही मैं मेंटल को भी दो भागों में बांट सकता हूं, एक में बांट सकता हूं अपर मेंटल और दूसरा में आपसे बांट सकता हूं लोअर मेंटल। इसका मीन्स मेरे को यहाँ फिजिकल टर्मोलॉजी का यूज करना कोई उपयुक्त नहीं था, लेकिन एक शब्द आया कि संपूर्ण विश्व, इसका मतलब स्थल मंडल, जिसको आप लिथोस्फीयर में शामिल कर रहे हो, तो मेरे पास में दो चीज़ें सामने आई। यानी एक तो मैंने शामिल कर लिया किसको, संपूर्ण मैंने क्रस्ट को शामिल कर लिया, और एक मैंने मेंटल का ऊपरी भाग को शामिल कर लिया। एक मेरे पास में मेंटल का ऊपरी भाग आया, अर्थात ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट, ऊपरी मेंटल, इनको मिला करके जिसका निर्माण हुआ है वह प्रक्रिया जो मेरे पास में कहलाई। इस प्रक्रिया को मैंने लिथोस्फीयर कहा है। अर्थात संपूर्ण विश्व का जो क्षेत्रफल है वह संपूर्ण विश्व का क्षेत्रफल 14,50,80,000 वर्ग किलोमीटर है। इसी संदर्भ में यदि मैं एशिया की बात करूं, यदि मैं एशिया के क्षेत्रफल की आपसे बात करूं, एशिया महाद्वीप का यदि मैं क्षेत्रफल के बारे में बात करूं कि एशिया महाद्वीप का जो क्षेत्रफल है वह क्षेत्रफल क्या है, तो यदि मैं एशिया महाद्वीप के क्षेत्रफल के संदर्भ में मैं बात करूं तो मेरे पास में क्षेत्रफल आता है 4,45,79,000 यानी वर्ग किलोमीटर। यदि मैं एशिया की धरातल पर जो स्थिति का है वो क्षेत्रफल का भाग है, उसमें क्षेत्रफल का यदि मैं कंट्रीब्यूशन निकालूं कि साहब विश्व के मानचित्र में एशिया महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान रखता है, स्थान के साथ साथ मैं बात करूं कि कितना प्रतिशत
एशिया महाद्वीप के हिस्से में आता है, तो यदि मैं एशिया महाद्वीप की बात करूं तो एशिया महाद्वीप के पास में जो क्षेत्रफल है वह है 4,45,79,000 वर्ग किलोमीटर। लेकिन यदि मैं इसी यूनिट को, इसी इकाई को यदि मैं मुख्य रूप से प्रतिशतता में शामिल कर दूं और यदि मैं प्रतिशतता के आधार पर यदि मैं क्षेत्रफल का मूल्यांकन करूं तो एशिया महाद्वीप संपूर्ण विश्व का 33% क्षेत्रफल को रखता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि एशिया महाद्वीप बहुत बड़ा विशाल महाद्वीप है। जिस विशालता शब्द को बारे में हम बार बार जिक्र कर रहे थे कि विशाल किस आधार पर है, मैंने यहाँ पर इंडिकेट किया था इस जगह पर कि क्षेत्रफल के आधार पर विशाल है। तो संपूर्ण यदि विश्व के पास में 100% क्षेत्रफल है और यदि हम अकेले एशिया महाद्वीप की बात करें तो एशिया महाद्वीप के हिस्से में जो क्षेत्रफल आ रहा है वह क्षेत्रफल आता है 33% आता है। इसी प्रकार से हम ये कहें कि यह दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला महाद्वीप भी है। यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। हम बात करें चाइना देख लो, इंडिया की बात कर लो, यह जनसंख्या में इनकी रैंकिंग की बात करें तो प्रथम द्वितीय स्थान पर ये आते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एशिया महाद्वीप मानव सभ्यता की जन्मस्थली कहलाता है। विश्व का सबसे विशाल महाद्वीप है एशिया। विशालता के जो आधार हैं, जो विशालता का हमारे पास में आधार आया है वह विशालता का आधार 2 हमारे पास में बिंदु इंडिकेट हैं। एक बिंदु तो आया हमारे पास में क्षेत्रफल और दूसरा बिंदु हमारे पास में आया जनसंख्या। तो हमने ये कहा कि क्षेत्रफल के आधार पर एशिया महाद्वीप कैसे विशाल है, तो हमने इसका जिक्र किया कि संपूर्ण विश्व का जो क्षेत्रफल है वह 14,50,80,000 वर्ग किलोमीटर है। इसी प्रकार से हम बात करें कि ये किस प्रकार से है, तो मैंने कहा कि साहब स्थल मंडल का क्षेत्रफल है। तो हमारे पास में जो स्थल मंडल या स्थल खंड जिसको लिथोस्फीयर कहते हैं, तो हम लिथोस्फीयर जो टर्मोलॉजी आई है, जो फिजिकल ज्योग्राफी की शब्दावली है, और यहाँ पर हम एशिया महाद्वीप में वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी में हमने इसका यूज किया है, प्रयोग किया है। तो हम इसकी एक बार इस टर्म की जो पारिभाषिक शब्दावली है कि साहब लिथोस्फीयर है क्या, तो मैंने ये कहा कि क्रस्ट, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट और मेंटल का ऊपरी भाग यानी ऊपरी मेंटल, इनको मिलाकर के जो बना है वह क्या बना है, लिथोस्फीयर या स्थल मंडल बना है। अब मैं विश्व क्षेत्रफल के संदर्भ में मैं एशिया के क्षेत्रफल के मैं आप लोगों से बात करूं तो एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल आता है 4,43,79,000 वर्ग किलोमीटर। ये तो यूनिट आ गई, ये तो इकाई अपने पास में। लेकिन यदि यह इकाई अपने पास में प्रतिशत रेशो में आती है तो 33% टोटल विश्व का क्षेत्रफल कौन रखता है, एशिया महाद्वीप रखता है। मुख्य रूप से मैं इस महाद्वीप की बात करूं, इस महाद्वीप की मैं बात करूं कि साहब इसकी विश्व में स्थिति क्या है, तो स्थिति किसके आधार पर है। यदि मैं स्थिति की बात करूं, इस एशिया महाद्वीप की यदि मैं स्थिति की बात करूं, इसका मतलब मैं स्थिति का संबंध है मेरा लोकेशन से। तो मैं लोकेशन जहां पर मैंने शब्दावली को काम में लिया है, तो लोकेशन जो शब्दावली मेरे पास में आई है तो मैं 2 आधार पर मैं लोकेशन को काम में लूँगा। एक तो मेरे पास में स्थिति है अक्षांशीय आधार पर, और दूसरी मेरे पास में जो स्थिति है वह है देशांतरीय आधार पर। मेरे पास में 2 बेस हैं स्थिति का निर्धारण करने के लिए। मैं एक तो आपसे बात करूंगा लेटीट्यूड की, दूसरे में बात करूंगा लॉन्गिट्यूड की। यदि मैं विश्व के मानचित्र में एशिया महाद्वीप को मेरे को लोकेशन को जानना है, तो उस लोकेशन के बारे में यदि मेरे को जानकारी प्राप्त करनी है तो मुख्य रूप से मैं आपसे बात करूं कि इसका अक्षांशीय विस्तार और इसका जो देशांतरीय विस्तार है, इन दोनों का मैं जिक्र कर लेता हूं आपके पास में। तो मेरे पास में एशिया महाद्वीप की स्थिति संबंधी जो तथ्य है उसकी व्याख्या
आपके तक पहुंच जाती है। मुख्य रूप से मैं बात करूं स्थिति की, जो अक्षांशीय विस्तार है, तो सबसे पहले मैं आपसे ये बात करता हूं कि जो एशिया महाद्वीप है, तो मैं इसकी स्थिति के बारे में बात करूं कि भूमध्य रेखा, जो भूमध्य रेखा है, उस भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर, यानी भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर स्थिति रखता है। भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर अपने स्थिति को रखता है। कौन? एशिया महाद्वीप। मैं मुख्य रूप से आपसे बात करूं कि एशिया महाद्वीप भूमध्य रेखा से अपने स्थिति को कैसे रखता है, उस स्थिति की मैं बात करूं। यदि मैं एशिया महाद्वीप का डायरेक्शन शो करूं, तो एशिया महाद्वीप का डायरेक्शन, मैं उत्तर की ओर चलूं, मैं दक्षिण की ओर चलूं, मैं पूरब की ओर चलूं और मैं पश्चिम की ओर चलूं, तो मैं उसका स्थिति का निर्धारण करता हूं। तो मेरे पास में जो स्थिति सामने आती है, वो स्थिति ये आती है कि मैं इसका अक्षांशीय अंतराल देखूं, यानी एशिया महाद्वीप का जो अक्षांशीय विस्तार है, मैं उस अक्षांशीय विस्तार की बात करूं, तो मुख्य रूप से मेरे पास में अक्षांशीय विस्तार आता है कि 10 डिग्री दक्षिणी, 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से, 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से दक्षिणी अक्षांश से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक है। 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक है एशिया महाद्वीप की अक्षांशीय स्थिति। यानी इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि एशिया महाद्वीप विश्व के मानचित्र में अपने दोनों स्थितियों को कायम किए हुए है। यानी दोनों स्थिति का मीन्स हो गया कि अक्षांश के आधार पर इसका कुछ भाग यानी दक्षिणी अक्षांश में भी आता है और शेष अधिकांश भाग उत्तरी अक्षांश में भी आता है। तो मैं कहूँ कि एशिया महाद्वीप अक्षांशीय आधार पर दोनों गोलार्धों में अपने स्थिति को रखता है। दोनों गोलार्धों में अपने स्थिति को रखता है। यानी एशिया महाद्वीप का जो अक्षांशीय विस्तार है, उस अक्षांशीय विस्तार की मैं आपसे बात करूं तो भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर, भूमध्य रेखा से नॉर्थ हेमिस्फीयर की ओर, अर्थात मैं उत्तरी ध्रुव की ओर चला जाऊंगा तो मैं आर्कटिक महासागर पर, उत्तरी ध्रुव महासागर पर चला जाऊंगा, वहां तक इसकी स्थिति है। तो यदि मैंने इसी संख्या को अक्षांश से आधार पर काउंट किया, अक्षांश से आधार पर काउंट किया, तो मेरे पास में संख्या आती है 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर के 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक अपनी अक्षांशीय स्थिति को एशिया महाद्वीप में कौन रखता है? एशिया महाद्वीप रखता है। ये इसका अक्षांशीय जो बिंदु था, इसका सेप है। मुख्य रूप से मैं बात करूं देशांतरीय आधार पर, यदि मैं देशांतरीय आधार पर बात करता हूं कि देशांतरीय आधार पर एशिया महाद्वीप अपने स्थिति को क्या रखता है, यदि अपनी स्थिति के बारे में मैं जिक्र करूं कि एशिया महाद्वीप की स्थिति क्या है, यदि मैं एशिया महाद्वीप की स्थिति के बारे में बात करूं
तो 25 डिग्री पूर्वी देशांतर से, यानी 25 डिग्री पूर्वी देशांतर से, यानी 170 डिग्री पश्चिमी देशांतर तक अपनी स्थिति को रखता है। यानी ये तो जो हमारे पास में आधार था, यह आधार तो कौन सा था? अक्षांशीय आधार था। इस आधार को तो हमने 20 माना है अक्षांशीय, ये तो हमने अक्षांशीय आधार पर इसका नाम दे दिया। अगला जो हम बात कर रहे हैं देशांतरीय आधार पर, यदि किसी महाद्वीप की, किसी देश की, किसी राज्य की, यदि वहाँ की अक्षांशीय और देशांतरीय जब संख्याएं हमारे को मालूम हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि उसकी स्थिति के बारे में हमारे को जानकारी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। तो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, हमारे को दो स्थिति चाहिए। एक तो यानी लेटीट्यूड वाली पोजीशन चाहिए और दूसरी हमारे को लॉन्गिट्यूड वाली पोजीशन चाहिए। मुख्य रूप से बात करते हैं कि किसका विस्तार जान रहे हैं? हम एशिया महाद्वीप का विस्तार जान रहे हैं। इसका मतलब किसके संदर्भ में जान रहे हैं? अक्षांश के संदर्भ में जान रहे हैं। दूसरा विस्तार हमारे को किसके संदर्भ में चाहिए? एशिया महाद्वीप के संदर्भ में चाहिए। इसका मतलब इसका बेस क्या है? इसका लॉन्गिट्यूड बेस है, देशांतर के आधार पर है। इसका मतलब हमने अक्षांश के आधार पर वहाँ की स्थिति का मालूम किया, तो अक्षांश के आधार पर हमारे पास में स्थिति क्या आती है? अक्षांश के आधार पर हमारे पास में स्थिति आती है 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से, यानी मैं कहूँ कि 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक। और दूसरा मेरे पास में अंतर आता है 25 डिग्री पूर्वी देशांतर से 170 डिग्री पश्चिमी देशांतर। अर्थात जो मेरे पास में अक्षांशीय डाटा आया है, जो अक्षांशीय डाटा आया है, यह अक्षांशीय डाटा ये कहता है, यह अक्षांशीय डाटा ये कहता है कि एशिया महाद्वीप विश्व मानचित्र में अपने दोनों स्थितियों को कायम कर रहा है। कैसे कायम कर रहा है? इसका कुछ आंशिक भाग तो आ रहा है कहाँ पर? दक्षिण अक्षांश में। अक्षांश के आधार पर बात कर रहा हूँ मैं आपसे। और इसका अधिकांश भाग कहाँ पर आ रहा है? उत्तरी गोलार्ध में। तो मैंने इस बिंदु को स्पेशल एक नोट डाल के आपको यहाँ इंडिकेट करवाया है। कैसे करवाया है कि एशिया महाद्वीप अक्षांशीय आधार पर दोनों गोलार्धों में अपने स्थिति को रखता है, क्योंकि इसका आंशिक भाग तो आ रहा है दक्षिणी गोलार्ध में और इसका अधिकांश भाग आ रहा है नॉर्थ हेमिस्फीयर में। तो मैं ये कह सकता हूँ कि एशिया महाद्वीप संसार के मानचित्र में 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य अपने अक्षांशीय स्थिति को रखता है। मैं देशांतरीय आधार पर आपसे बात करूं, अर्थात एशिया महाद्वीप की देशांतरीय आधार पर स्थिति क्या है, तो एशिया महाद्वीप की देशांतरीय जो स्थिति है वह है 25 डिग्री पूर्वी देशांतर से, यानी पूर्वी देशांतर से, यानी 170 डिग्री पश्चिमी देशांतर के मध्य इसकी स्थिति है। अर्थात इसकी जो देशांतरीय स्थिति है, मैं अक्षांशीय स्थिति की और देशांतरीय स्थिति के बारे में मैं आपको संक्षिप्त से बात करूंगा कि अक्षांशीय स्थिति किसी महाद्वीप की, किसी देश की, किसी प्रदेश की या किसी स्थलखंड की जलवायु संबंधी दशाओं को इंडिकेट करती है, जलवायु संबंधी दशाओं के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाती है। मुख्य रूप से मैं बात करूं कैसे उपलब्ध करवाती है, साल में सूर्य अपने 4 स्थितियों को कायम करता है। उन 4 स्थितियों को जब कायम रखता है तो उसमें से मुख्य रूप से बात करें कि 2 स्थितियां तो बनती हैं भूमध्य रेखा पर, एक स्थिति बनती है कर्क रेखा पर, एक स्थिति बनती है मकर रेखा पर। मुख्य रूप से बात करें तो जब अपनी 4 स्थितियों को कायम करता है तो मैंने अक्षांश में नोट डाल के आपको लिखाया है कि एशिया महाद्वीप अपने अक्षांशीय स्थिति के आधार पर दोनों गोलार्धों में अपनी स्थिति को रखता है। तो दोनों गोलार्धों में अपनी स्थिति को रखता है तो मैक्सिमम मैं ये कह सकता हूँ
कि एशिया महाद्वीप की जो जलवायु बन रही है वो मानसूनी जलवायु का संबंध ज़्यादा है एशिया महाद्वीप से, क्योंकि यहाँ वर्षा की मात्रा, इसीलिए मैं वर्षा जो रेनफॉल शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, क्योंकि एशिया महाद्वीप के, अभी हम जब टॉपिक को गति दे रहे हैं तो आगे संदर्भ में टॉपिक को आगे बढ़ाऊंगा तब ये चीज़ सामने आएगी कि एशिया महाद्वीप के 3 और तो महासागर हैं। एशिया महाद्वीप के पूर्व में मैं प्रशांत महासागर की आपसे बात करता हूँ, एशिया महाद्वीप के मैं संदर्भ में हिंद महासागर की बात करता हूँ। यदि प्रशांत महासागर जैसी स्थिति, हिंद महासागर जैसी स्थिति और इस प्रकार की जब स्थितियों को ये कायम रखता है, मुख्य रूप से अपन बात करें तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो मानसूनी जलवायु को कायम किए हुए है, तो अक्षांश हमेशा किसी स्थान विशेष या किसी स्थल खंड की मुख्य रूप से जलवायु संबंधी विशेषताओं को दर्शाता है। यदि मैं देशांतरीय स्थिति के बारे में बात करूं, तो जो देशांतरीय स्थिति सामने आई है, यह देशांतरीय स्थिति उस स्थान विशेष की समय के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाती है। यानी समय विशेष के बारे में जो जानकारी उपलब्ध होती है वो देशांतरों के माध्यम से होती है, और जलवायु के संदर्भ में जो जानकारी प्राप्त होती है वह मुख्य रूप से अक्षांशों के संदर्भ में होती है। तो हम विश्व के संदर्भ में एशिया महाद्वीप की बात कर रहे हैं। टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और आगे गति देते हैं। तो मैं बात करूं एशिया महाद्वीप की अधिकतम लंबाई, यदि लंबाई के बारे संदर्भ में मैं बात करूं कि उत्तर से दक्षिण तक, उत्तर से दक्षिण तक मैं बात कर रहा हूँ अधिकतम, उत्तर से दक्षिण तक अधिकतम मैं लंबाई की बात कर रहा हूँ, तो एशिया महाद्वीप की उत्तर से दक्षिणतम की जो लंबाई है वह है 8,550 किलोमीटर, 8,550 किलोमीटर। ये लंबाई के संदर्भ में फैक्ट है कि 8,550 किलोमीटर। यदि मैं एशिया महाद्वीप की पूर्व से पश्चिम तक मैं अधिकतम, यानी पूर्व से पश्चिम तक अधिकतम चौड़ाई की बात करूं, यदि चौड़ाई के संदर्भ में यदि मैं तथ्य की बात करूं तो वह है 7,720 किलोमीटर। यदि मैं उत्तर से दक्षिण तक लंबाई की बात करूं तो मुख्य रूप से आता है 8,550 किलोमीटर लंबाई है एशिया महाद्वीप की। और यदि चौड़ाई के संदर्भ में मैं बात करूं तो डाटा आपके सामने उपलब्ध है। पूर्व से पश्चिम तक की अधिकतम जो चौड़ाई है वह चौड़ाई है 7,720 किलोमीटर। मुख्य रूप से इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं और आगे के संदर्भ में यदि हम बात करें कि एशिया महाद्वीप मुख्य रूप से बात करें अक्षांश के आधार पर, देशांतरीय आधार पर, लंबाई के आधार पर, चौड़ाई के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर, विश्व के संदर्भ में जो तथ्य दे रखा है उस तथ्य के संदर्भ में बात करें कि कितना % अपना क्षेत्रफल रखता है, 33% अपना क्षेत्रफल रखता है। तो मुख्य रूप से मैं बात करूं एशिया महाद्वीप में, यानी एशिया महाद्वीप में, यानी एशिया महाद्वीप में अब ये जो मेरे पास में वर्गीकरण आ रहा है, यह वर्गीकरण यहाँ का प्रशासनिक वर्गीकरण है। एशिया महाद्वीप में जो देशों की संख्या है वह 48 देश हैं। यानी यह प्रशासनिक वर्गीकरण है एशिया महाद्वीप का कि एशिया महाद्वीप 48 देश रखता है, यानी 48 देश एशिया महाद्वीप में स्थित हैं। मुख्य रूप से मैं बात करूं
कि यहाँ पर जो हमारे पास में डाटा उपलब्ध हुई है कि